नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 9वीं हिंदी में आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 और शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो वहाँ अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क सही है। दूसरा है पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, उपमा की गई है इसलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर क सही है। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ होता है श्लेष अलंकार। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस तरह श्लेष अलंकार ऑप्शन नंबर क सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। ऑप्शन नंबर ख सही है। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। च वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ग सही है। काव्य के भेद माने गए हैं, दो माने गए हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। ऑप्शन नंबर क सही है। 7वां नंबर है प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही है। 8वां है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ख सही है। 9वां है विभाव अनुभाव संचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। यह सूत्र किसका है? किसका सूत्र है? भरत मुनि का है। ऑप्शन नंबर ख सही है। रस के अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को खलिस्तान करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। फिर उपमेय में उपमान का आरोप खलिस्तान अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ खलिस्तान है। क्या है? गहना अलंकार मतलब गहना। रस के प्रकार 9 है। फिर 5वां देखते हैं। महाकाव्य में जीवन का खलिस्तान चित्रण होता है, संपूर्ण चित्रण होता है महाकाव्य में। और खंड काव्य में किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। खंड काव्य में जीवन का खलिस्तान चित्रण होता है, जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। 7वां है सुदामा चरित खलिस्तान है, एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर खंड काव्य यहाँ लिख देंगे। मंगल भवन अमंगल हारी में खलिस्तान छंद है, चौपाई छंद है। छंद के खलिस्तान भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। 10वां है विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे। यह उदाहरण किस रस का है? वियोग श्रृंगार रस का है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर खलिस्तान रस होता है, विभत्स, विभत्स रस होता है। जुगुप्सा घृणा उसका स्थायी भाव है। जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ खलिस्तान होते हैं, वहाँ पर होते हैं शब्दालंकार। रामचरितमानस खलिस्तान है, एक महाकाव्य है। मात्रिक छंद में खलिस्तान की गणना की जाती है, वर्णों की करते हैं या मात्राओं की? मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंद अनुभूति खलिस्तान काव्य की होती है, दृश्य काव्य की होती है। यहाँ पर लिख देंगे दृश्य। अब लेते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है यह कथन। फिर अगला है महाकाव्य
महाकाव्य यहाँ पर देखिए कौन है, कामायनी एक महाकाव्य है। पंचवटी, पंचवटी क्या है, एक खंड काव्य है, तो पंचवटी को मिला देंगे खंड काव्य से। अब आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य कैसे होते हैं, पूर्वापर संबंध से मुक्त होते हैं। दोहा आया, दोहा एक क्या है, मात्रिक छंद है। और रामायण, रामायण क्या है या रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। अब लेते हैं दूसरे नंबर की सही जोड़ी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार से मिला देंगे। श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, तो श्लेष से किसको मिला देंगे, चिपका हुआ। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार के सामने क्या लिख देंगे, दो हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर आया अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है, आभूषण है तो आभूषण इसके सामने लिख देंगे। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद वर्णों की गणना होती है, तो इसके सामने वर्णों की गणना लिख देंगे। छंद में बंधी रचना कहलाती है, क्या कहलाती है, छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है, एक काव्य इसके सामने लिख देंगे। अब तीसरी सही जोड़ी है, गणों के रूप होते हैं। गणों के रूप कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इन्हें याद कैसे रख सकते हैं, इन्हें याद रख सकते हैं यमाता राज भान सलगा शब्द से हम इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं तो कौन कौन से हैं ये 8 गण। तो देखिए यमाता, फिर उसके बाद य को छोड़ देंगे, मातारा, फिर माँ को छोड़ देंगे, ताराज, फिर ता को छोड़ देंगे, राजभा, फिर रा, ता को छोड़ दिया, रा को छोड़ देंगे, जभान, फिर ज को छोड़ देंगे, भानस, और फिर भा को छोड़ देंगे तो नसल, और फिर न को छोड़ देंगे तो सलगा। इसे हम बोलते हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इस तरह से भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब लेते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार तो 2 हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। फिर 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को तो हम गण कहते हैं, यहाँ आ जाएगा गण। फिर इसके बाद महाकाव्य के कम से कम कितने सर्ग होते हैं, 8 सर्ग होते हैं। कविता का बाह्य रूप, कविता का बाह्य रूप अभिव्यक्त है, तो अभिव्यक्ति में आ जाएगा। अब आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य कैसे होते हैं, पूर्वापर संबंध से मुक्त होते हैं। दोहा आया, दोहा एक क्या है, मात्रिक छंद है। और रामायण, रामायण क्या है या रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। अब लेते हैं दूसरे नंबर की सही जोड़ी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार से मिला देंगे। श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, तो श्लेष से किसको मिला देंगे, चिपका हुआ। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार के सामने क्या लिख देंगे, 2 हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर आया अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ है, आभूषण है तो आभूषण इसके सामने लिख देंगे। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद वर्णों की गणना होती है, तो इसके सामने वर्णों की गणना लिख देंगे। छंद में बंधी रचना कहलाती है, क्या कहलाती है, छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है, काव्य इसके सामने लिख देंगे।
अब तीसरी सही जोड़ी है, गणों के रूप होते हैं। गणों के रूप कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इन्हें याद कैसे रख सकते हैं? इन्हें याद रख सकते हैं यमाता राज भान सलगा शब्द से हम इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं। तो कौन कौन से हैं ये 8 गण? तो देखिए यमाता, फिर उसके बाद य को छोड़ देंगे, मातारा, फिर माँ को छोड़ देंगे, ताराज, फिर ता को छोड़ देंगे, राजभा, फिर रा, ता को छोड़ दिया, रा को छोड़ देंगे, जभान, फिर ज को छोड़ देंगे, भानस, और फिर भा को छोड़ देंगे तो नसल, और फिर न को छोड़ देंगे तो सलगा। इसे हम बोलते हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इस तरह से भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब लेते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार तो 2 हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। फिर 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को तो हम गण कहते हैं। यहाँ आ जाएगा गण। फिर इसके बाद महाकाव्य के कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। कविता का बाह्य रूप तो अभिव्यक्ति में आ जाएगा। फिर श्रव्य काव्य के भेद। सही उत्तर होगा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब समझते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है? महाकाव्य का कथा वस्तु या कलवर कैसा होता है? कैसा होता है? विस्तृत होता है। यहाँ लिख देंगे विस्तृत। फिर दूसरा है, गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है? हम जानते हैं क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। फिर अगला तीसरा नंबर है, एक खंड काव्य का नाम लिखिए। किसी भी एक खंड काव्य का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पंचवटी लिख दे रहा हूँ। फिर आगे आया, काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर आया, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के भेद बताइए तथा उनके नाम भी लिखना है। मुक्तक काव्य के 2 भेद होते हैं, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। फिर अगला लेते हैं, चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। फिर आगे आया, रस के प्रमुख अंगों कितने हैं? प्रमुख अंग हैं 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। फिर आगे आया, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो रस कहते हैं। फिर आगे आया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में लेते हैं पहला नंबर। पहला नंबर है, रसयुक्त वाक्य की काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो यह किसका है? विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का। तो यह बिल्कुल कथन सत्य है। फिर दूसरा है, प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध होता है। सत्य है। और मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। फिर आगे, खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं। असत्य कथन है। फिर अगला आया, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। यह भी असत्य है। फिर आगे, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। यह भी असत्य है।
विस्तृत महाकाव्य होता है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, यह भी असत्य है। असत्य है, कम से कम 8 सर्ग होना आवश्यक है। फिर 7वां देखिए, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है, यह कथन सत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, सत्य है। फिर अगला है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यह कथन सत्य है। जनु मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर 10वां देखिए, कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, यह कथन सत्य है। फिर 11वां है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, यह कथन असत्य है। फिर आगे आया, कविता का आंतरिक रूप लय है, यह कथन भी असत्य है। फिर 13वां है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, यह कथन सत्य है। 14वां नंबर लेते हैं, जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है, बिल्कुल सत्य है यह कथन। और फिर है, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। यहाँ पर दूसरी इकाई समाप्त होती है। धन्यवाद।